है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम नए सीरीज़ के साथ जुड़े हैं आपके इस सेशन में। इस सेशन में आज आप पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। मैंने इस पीछे भी आपको आर्टिकल्स पढ़ाया मैंने। आर्टिकल 25 से 28 पढ़ाया मैंने और 29 से 30 तक मैंने कवर करा दिया फ्रेंड्स। और अभी आर्टिकल 32 से मैं आपको और भी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी और ये सेशन आज, ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको मेरा सेशन अगर अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आने वाली कोई भी सेशन क्लास आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए क्लास की ओर चलते हैं। पहला आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 यानी कि 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 30, आर्टिकल 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कह रहा है ये। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट, याचिका या समादेश जारी करती है। अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट, याचिका या समादेश जारी करती है। अब कौन कौन सा समादेश जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, आइए देखते हैं। और ये देखते क्या है, तो बंदी आप देख लेंगे। बंदी प्रत्याक्षण, आपको बंदी जब बंदी बनाते हैं लोग तो उसके लिए क्या रीट है, तो बंदी प्रत्याक्षीकरण। और पति के लिए प्रतिषेध हो जाएगा, परमेश्वर के लिए परमादेश हो जाएगा, उसका के लिए उत्प्रेषण हो जाएगा, अधिकार के लिए अधिकार परीक्षा हो जाएगा। इसे याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट 5 ये क्या करती है, 5 रीट, कौन सी रीट ये करती है सुप्रीम कोर्ट? 5 प्रकार के रीट, याचिका, समादेश जारी करती है। तो बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार और अधिकार। तो पहला क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्याक्षीकरण। पहला क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्याक्षीकरण हो जाएगा। बंदी प्रत्याक्षीकरण, हैविस कॉर्पस, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। क्या है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारों को वो आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। ये किसके द्वारा किया जाता है? सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है 24 घंटे के अंदर, तो बंदी प्रत्याक्षण के अंतर्गत किया जाता है। ये आदेश दिया जाता है। कौन आदेश देता है? तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। आइए परमादेश का देख लेते हैं। परमादेश रीट के बाद रीट क्या कह रहा है? परमादेश क्या कह रहा है? परमादेश तो मैंडम्यूज, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है। परमादेश कब दिया जाता है फ्रेंड्स? तो जब कोई अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसमें परमादेश लगाया जाता है, तो उस पर यह जारी किया जाता है परमादेश। अच्छा, अधिकार का परीक्षा देख लेते हैं। क्यों वारंटो देख लेते हैं। क्यों वारंटो, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है और वो उसके लिए अधिकृत नहीं है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है संवैधानिक उपचारों में? तो उसे परीक्षा या पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रतिषेध, प्रोहाबिटेशन। ये
ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, कब लाया जाता है प्रतिषेध, प्रोहाइबिटेशन कब सुनाया जाता है? तो ये जब ऊपरी न्यायालय यानी कि ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके यानी कि वो अपने अधिकार से आगे काम करके फैसला सुना चुकी होती है, तब प्रतिषेध लाया जाता है। याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। उत्प्रेषण देख लेते हैं अब हम लोग। उत्प्रेषण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पे तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण का दोनों मीनिंग एक ही होता है। यानी कि जब भी निचली न्यायालय अपने अधिकार को और अपने सीमा को उल्लंघन करती है, उससे आगे फैसला सुनाती है, तब प्रतिषेध में भी ये रीट लागू होता है। ठीक है, प्रतिषेध जो है लगाया जाता है निचली न्यायालय पे, और उत्प्रेषण में भी वही नियम होता है। ये दोनों रीट जो है न्यायालय पे लग सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 33 देख लेते हैं, अनुच्छेद 33 देख लेते हैं, आर्टिकल 33 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है ये देखते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कौन किसके अनुसार हो सकता है? सीमित हो सकता है इसके कार्यभार, तो अनुच्छेद 33 के अनुसार। आइए 34 देख लेते हैं, अनुच्छेद 34 देख लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद 34 देख लेते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। इसे नोट कर लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 34 यानी कि आर्टिकल 34 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 34 बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का सेना का मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। किसके अंदर? तो भारत की किसी भी क्षेत्र में सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं? तो कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ होता है। क्या होता है? सबसे कठोर मार्शल लॉ होता है। मार्शल लॉ एफेक्सपा है, एनेक्सल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, अनुच्छेद 34 फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ एफेस्पा है, एनेक्सल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। सबसे कठोर जो एक्ट है, जो न्यायालय है, वो कौन है? तो मार्शल लॉ है, एफेस्पा है, एनेक्सल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। ओके, ये 34 में आता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, 35 देख लेते हैं। 35 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने के विधि की चर्चा है। तो किस में है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 35 में है। याद रखेंगे, मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था मूल अधिकार को? तो 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। पहले इसे 7 श्रेणियों में बांटा गया था, अभी कितना श्रेणियां हैं? तो अभी 6 श्रेणियां हैं। आइए देखते हैं 6 श्रेणियां कौन कौन सी है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ये रही आपकी 6 श्रेणियां। देखिए, तो पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। और 2 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट टू फ्रीडम,
यानी कि 1922 में अनुच्छेद में दिया हुआ है ये। और 3 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आर्टिकल 23 से 24 हो जाएगा। अब 4 देख लेते हैं, फ्रेंड्स हम लोग। 4 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ओके। 5 हो जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी कि 29 से 30 में ये अंकित है। ठीक है। 6 में हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 6 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये 31 एक्ट में है। ठीक है, याद रखेंगे। और 7 जो हो जाएगा, जो अभी लागू नहीं है, अभी तो 6 तक ही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 32 में है, सिर्फ 32 में है ये फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ 32 में है, याद रखेंगे। नोट देख लेते हैं आगे क्या क्या है। अनुच्छेद 14, 20, 21 ए। अनुच्छेद 14 में क्या है, 20, 21 ए, 23, 24, 25 और 28, ये सब जो है भारतीय विदेशियों दोनों के लिए है। याद, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसे नोट कर लें फ्रेंड्स। आपको कहीं पर भी ये क्लास नहीं मिलेगा, ये सारे क्लियरिफिकेशन इतना आसानी तरीके से नहीं करते हैं, वो बहुत सारा पेड करना होता है फ्रेंड्स, तब पेड किया जाता है, तब आपको ये सब चीज़ मिलते हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21 ए और 23 और 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए ये एक्ट लागू है। ठीक है, देखते हैं आगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। भारतीयों को क्या मिलता है, 15, 16, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। ये मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 16, 15, 16, 19, 29 में ये अंकित है, लेकिन मिल सकता है। चक्का जाम करना, हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है, इसे अन्य व्यक्तियों का जो है अधिकार का हनन होता है। अस्थायी आवास। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे, राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। प्रतिबंधित कौन करती है, तो संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है, यानी कि मूल अधिकार का रक्षक कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट 226 को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 को कहते हैं तथा हाई कोर्ट 226 को कहते हैं। याद रखेंगे, मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, इसे 32 सुप्रीम कोर्ट बाय 32 और हाई कोर्ट बाय 226 कहते हैं। याद रखेंगे। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 ए, भाग ए का विचार, भाग 19(1) का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। प्रेस की आज़ादी 19(1) का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। याद रखेंगे। प्रेस की आज़ादी कितना में है, तो 19(1) के अंतर्गत प्रेस की आज़ादी आती है। आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। आर्टिकल 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो है कार्यपालिका, अगर आपको कार्यपालिका से शिकायत है, विधायिका से शिकायत है, तो आप आर्टिकल 21 लगा के उस पर जो है उसके विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों में
संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान द्वारा संविधान में जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब 44वां संविधान क्या कहता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300A में आता है। अब ये किस में आता है? तो संविधान अनुच्छेद 300A में आता है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। कब हुआ था? तो ये प्रधानमंत्री मोरारजी के देसाई के काल में हुआ था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसे नोट कर लेंगे कौन कौन सी निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत द्वारा यानी कि अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 को के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 21 क के अनुसार, किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है। अब न्यायालय के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विजेता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने विजेता के आधार पर निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है तथा राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। कोई भी राज्य है तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो जो राज्य है सभी धर्मों को सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिक को यानी कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। ठीक है। शेष अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्ति के लिए भी है। परमादेश किसके लिए किया जाता है? आइए देखते हैं। परमादेश किसे कहते हैं? रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार नियम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। परमादेश रीट के अनुसार क्या होता है? किसी सक्षम न्यायालय यानी कि किसी प्राधिकार नियम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जा सकता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण देख लेते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण क्या कह रहा है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 को के तहत न्यायालय
उपधारित कर सकते हैं कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, PYQ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विधि के नियम या कानून का अधिनियम का तलब क्या है? फिर से देख लेते हैं। विधि के नियम कानून का अधिकार का मतलब क्या है? और ऑप्शन राइट जो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन राइट पहले से इसमें अंकित किया हुआ है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय हो जाएगा। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? मैंने अभी आपको ऊपर में पढ़ाया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रतिषेध, ऑप्शन बी हो जाएगा परमादेश, सी हो जाएगा उत्प्रेषण और डी हो जाएगा अधिकार का परीक्षा में कहा गया है। ये 65 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर, किसके ऊपर? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके मौलिक अधिकार है? तो राष्ट्रीय झंडे को अपने भवन के ऊपर जो है आप फहरा सकते हैं। तो किस आर्टिकल के अनुसार? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) और को भाग 1 के अनुसार जो है तहत आप नागरिक को मौलिक अधिकार ये है कि आप अपने भवन के ऊपर जो है फ्लैग जो है यानी कि राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं। आगे ये 62 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार। और क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। ये 55 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी यानी कि देश के लोगों को भी संविधान जो है नागरिक को भी उपलब्ध है। तो ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये BPSC 65 प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को नहीं, और संसद को भी नहीं, राष्ट्रपति को भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये जो है शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये जो है प्रदान की गई है, शक्ति प्रदान की गई है। 47 BPSC प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़।
और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा संविधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 हो जाएगा। 19 एक और भाग जो हो जाएगा क हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर जो है भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसे याद रखेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। ये बीपीएससी 44 प्रीलिम्स में बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आखिरी और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार आज हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये 42 यानी कि 42वें बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लास करा रही हूँ। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर है, थ्योरी विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको संग करा रही हूँ फ्रेंड्स। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो पाए और आपको सारी क्लास प्रोवाइड हो जाए फ्रेंड्स। आप लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।